ऐसी घड़ी आई है हमारे देश के ऊपर, जो कि पूरी दुनिया में ही रही है, जब मरीज तो लड़ ही रहा था जिसे कोरोना हुआ, लेकिन उससे ज्यादा कहीं ना कहीं डॉक्टर्स फाइट कर रहे थे, ना अपनी जान की परवाह कर रहे थे, ना अपने परिवार की परवाह कर रहे थे, और दिन रात लोगों की सेवा में तत्पर रहे। ना दिन देखा ना रात देखा, बस जुटे रहे। तो इस समाज सेवा में एक बार सभी डॉक्टर्स के लिए जोरदार तालियां। और कहते हैं कि भगवान डॉक्टर का रूप होते हैं। कोरोना काल में हमने देखा, खैर ये तो हम हमेशा ही देखते आते हैं, लेकिन खास तौर पर कोरोना काल में हमने देखा कि सिर्फ डॉक्टर ही लोगों के जीने की उम्मीद बचे थे। चलिए शुरुआत करते हैं बातचीत की। डॉक्टर सौभाग्य प्रकाश, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आप अमरोहा के। सर, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी, चूंकि यूपी जनसंख्या के लिहाज से बड़ा प्रदेश है और कोरोना के बहुत ज्यादा केसेस यहाँ पर भी आए, कैसे आपने अमरोहा में लगाम लगाई कोरोना पे, और कैसे आपने पूरा जो गाइडलाइंस थी उन्हें इम्प्लीमेंट किया, किस तरीके की एडवाइजरी आपने बनाई और कैसे आपने कोरोना को कंट्रोल किया? कोरोना कंट्रोल करने में सबसे पहले तो लोगों ने अपने जो पर्सनल हैबिट्स बदले हैं, मास्क का यूज़ किया है, सैनिटाइज़र का यूज़ किया है, घरों में रहे, ज़्यादा बाहर नहीं गए, उससे कोरोना कंट्रोल ज़्यादा हुआ है। लोगों ने मिलना जुलना आपस में एक दूसरे से बंद कर दिया, एक दूसरे सोशल गैदरिंग ख़त्म हो गई। जो कोरोना काल में करीब 6 महीने, मार्च से लेकर अक्टूबर तक स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, इसकी वजह से कोरोना कंट्रोल हुआ। पर्सनल हैबिट्स लोगों ने अपनी चेंज की हैं, इससे कोरोना ज़्यादा मेरे ख्याल से कंट्रोल हुआ है। अरविंद जी अगला। डॉक्टर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आप जिलाध्यक्ष हैं, अमरोहा यूनिट को हेड करते हैं। यूनिट के तौर पर, एक संगठन के तौर पर किस तरह मुश्किलात का सामना किया आपने और किस तरह समाज में अपना सहयोग किया? देवेंद्र जी, पहले तो मैं आप इंडिया न्यूज को मेरी तरफ से बधाई कि आप लोगों ने अपना अधिवेशन किया और आईएमए अमरोहा को आप साझा किया सीएमओ साहब के साथ। धन्यवाद। आप सभी लोग जानते हैं कि बीमारी चाहे कोई भी हो, डॉक्टर्स का तो एक ही धर्म होता है कि मरीज को उसे देखना है और बचाना है। आप जैसे अभी कह रहे हैं कि कोरोना में आप लोगों ने, हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलकर जो भी हम सहयोग कर सकते थे, जो भी हमें गाइडलाइंस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से समय समय पर दी गई, हम लोगों ने उनके तहत वर्क करते हुए पूरे अमरोहा के डॉक्टर्स अपने कार्य पर लगे रहे। किसी भी डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी मरीज की पूरी सेवाएं दी। यही हम लोगों का आईएमए का पूरा सहयोग है गवर्नमेंट को। जी। दूसरी तरफ एक बात ये भी आ रही है कि अब वैक्सीनेशन की जो कोशिश हो रही है, जो काम चल रहा है, इसमें एक अलग तरह की चुनौतियां हैं। उनको आप कैसे देखते हैं पूरी प्रक्रिया को? क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें सभी तक पहुंचना है धीरे धीरे से, लेकिन एक एक करके पहुंचना होगा। पहले कोरोना वॉरियर्स के तौर पर आप लोग खुद काम कर चुके हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक दबाव महसूस करते हैं आप? मैं नहीं समझता इसमें कोई दबाव की बात है। गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि किस किस तरह से उसको स्टेप वाइज वैक्सीनेशन करना है। केवल वैक्सीनेशन ये नहीं है कि केवल हम लोग कोरोना के लिए ही कर रहे हैं। वैक्सीनेशन तो बीमारियों का पहले से ही होता आया है, तो उसमें कोई ऐसा बस चैलेंज इसमें अब एक यही है कि हमें सबको वैक्सीनेट करना है, और क्योंकि आपकी बड़ी पॉपुलेशन है तो उसको थोड़ा कैटेगराइज करके करना है। तो मुझे चैलेंज है, समय के अनुसार पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। और वैक्सीनेशन से लोग जो घबराते हैं, वो पता नहीं क्यों घबराते हैं। वैक्सीनेशन तो वैसे भी
हाँ, मैं नहीं समझता कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सब अपने बच्चों का वैक्सीनेशन कराते हैं। त्यागी जी, इस पर हम लोग तो बात करें क्योंकि ये बड़ा एक बच्चों confusion का है, वैक्सीनेशन लोगों जब में हम डर भी कराने है। जाते हैं, मैं तो खुद ये पीडियाट्रिशियन हाँ, ये जो जानकारी के अभाव की वजह से है, बिल्कुल। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं वैक्सीनेशन को लेके, कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ लोग बचना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर हम दोबारा आएंगे। रिया हाँ, को सवाल करना बिल्कुल। चाहती डॉक्टर हूँ। राजीव त्यागी हमारे साथ बने हुए हैं। चूंकि वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी कोविड हॉस्पिटल भी रहा है और जहां पर कोविड हॉस्पिटल इतनी मुश्किलें बढ़ी, चुनौतियां बढ़ी, समस्याएं बढ़ी, कैसे आपने उन समस्याओं को टैकल किया है, कैसे आपने पूरी व्यवस्था बनाई सर वहां पे? थैंक यू प्रिया। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके इस नेशनल न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि अगर आप दिल्ली से चलते हैं और जैसे ही आप गाज़ियाबाद क्रॉस करते हैं, वहाँ से मुरादाबाद तक कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। ये निजी मेडिकल कॉलेज है। 3-4 डिस्ट्रिक्ट में तो गवर्नमेंट का भी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। ना ही मुरादाबाद में है, ना ही अमरोहा में है, ना संभल में है, ना ही बिजनौर में है। तो जैसे ही इसका प्रकोप फैलना शुरू हुआ और इस वैश्विक महामारी ने अपने पैर पसारने शुरू किए, तो ये सच्ची बात है, प्रशासन ने भी हमें कई बार इसके लिए बधाई दी। प्रशासन के हाथ पैर फूल गए कि छोटा डिस्ट्रिक्ट होने के लिए यहाँ सुविधाएं बहुत कम थी। नंबर ऑफ वेंटिलेटर, आईसीयू बेड की संख्या बहुत कम थी। तो विम्स हॉस्पिटल, वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पहला ऐसा हॉस्पिटल था देश का जिसने गवर्नमेंट को खुद पत्र लिखकर अपना हॉस्पिटल डोनेट करने की पेशकश की। उससे कहा कि हम आगे बढ़कर स्वेच्छा से, बिल्कुल निःशुल्क, बिना किसी कोई चार्ज लिए हम आपके साथ तैयार हैं कमर कस के। गवर्नमेंट ने पहले हमसे 100 बेड अधिकृत किए। जब इसका प्रकोप बढ़ता चला गया तो फिर हमसे गवर्नमेंट ने 250 बेड इसके लिए अधिकृत किए। बाद में आके पूरा हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने अंडरटेक किया और हमने अपने चिकित्सकों समेत सभी सुविधाओं समेत आईसीयू, वेंटिलेटर्स और अपनी ओपीडी, जनरल ओपीडी बंद करके पूरा समर्पित कर दिया गवर्नमेंट को इस महामारी से लड़ने के लिए। हमारे 250 डॉक्टर्स की टीम, पैरामेडिकल वर्कर्स की टीम, रात दिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर, सीएमओ साहब बैठे हैं, बता देंगे, इनसे अभी सीएमओ साहब ने भी रिसेंटली चार्ज लिया है 2 माह पूर्व ही, पुराने वाले सीएमओ रिटायर हुए हैं, तो वो भी बता दें 2-3 चिकित्सा अधिकारी उनके साथ मिलकर हमने काम किया। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा, ये बात शायद ना चैनल को पता है, ना ही शायद सीएमओ साहब को पता होगी, कि देश का, मैं प्रदेश का नहीं कह रहा हूँ, देश का एकमात्र पहला ऐसा हॉस्पिटल वेंकटेश्वरा है जिसमें 3 साल के बच्चे से लेकर जो वेंटिलेटर पे आया था और 93 इयर्स के ओपी अग्रवाल जी को ठीक करके भेजा। क्या बात। देश का पहला ऐसा हॉस्पिटल जिसमें कोई कैजुअलिटी या कोरोना से कोई इसके सिंगल लिए एक मौत बार नहीं, जोरदार तालियां जरूर बनती हैं, जोरदार कोई तालियां। सिंगल मौत कोरोना से नहीं हुई। हाँ। पहला हॉस्पिटल। सर, अब इसमें एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, चूंकि आपने कहा 3 साल से लेकर 93 साल तक के बुजुर्गों का भी इलाज यहाँ पर हुआ है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। चुनौतियां क्या आई? चुनौतियां देखिए, शुरुआती दौर में कोऑर्डिनेशंस का था कि जिला प्रशासन ने अपने डॉक्टर्स नियुक्त किए थे, स्वास्थ्य विभाग ने, क्योंकि यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो बहुत बड़ा नहीं है, तो वहाँ वो भी था, सीएससी भी इसके लिए अधिकृत थी, लेकिन विम्स सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के कारण तो गवर्नमेंट ने उसको अधिकृत किया। हमने स्वेच्छा से फिर ये कहा कि आप अपने डॉक्टर्स के साथ साथ हमारे स्टाफ की भी सेवा लीजिए। चुनौतियाँ इतनी थी कि शुरुआत में ऐसा भय का माहौल था, ऐसा डरावना स्थिति थी कि लगता था। साथ के साथ चूंकि ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी भी है, तो दूसरी जो फैकल्टीज आपकी चलती हैं यहाँ पर, दूसरे जो नॉन मेडिकल कोर्सेज चलते हैं, अंडर रेजिडेंशियल एरिया में बहुत सारे जो हमारे स्टाफ मेंबर्स रहते थे वो बहुत घबराए हुए थे परिवार पलायन करने के या नौकरी छोड़ने के। सबको विश्वास में लेते हुए हमने अपने टीम्स को तैयार किया और स्वेच्छा से गवर्नमेंट ने कई बार हमसे कहा कि आप बिल बना के दीजिए जो पेशेंट्स के ऊपर खर्चा हो रहा है, और गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन भी जारी की थी कि पर बेड के हिसाब से इतना प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज कर सकते हैं। लेकिन सीएमओ साहब बैठे बता देंगे, पहला प्रदेश का ऐसा हॉस्पिटल है देश का जिसने एक सिंगल रूपी खाने का भी पेशेंट्स का हमने अपने पास से किया क्या है बात उसके है। लिए जो बाकी इसके लिए आपकी सर, आपके हॉस्पिटल बधाई की भी पात्र। एक बार फिर से जोरदार तालियां यहाँ पर जरूर बनती हैं। थैंक यू। यकीनन वाकई बड़ी भूमिका आपने निभाई है। हमारे साथ प्रिया 2 और खास मेहमान हैं, उनको भी हम चर्चा में शामिल करते हैं। डॉक्टर पंकज बादल जी, आपसे मेरा सवाल ये है, अमरोहा की अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो इसके पहले समय के साथ साथ कैसे बेहतर हुई हैं और क्या संभावनाएं आप देखते हैं अमरोहा में? धन्यवाद इंडिया न्यूज़। अमरोहा क्योंकि एक छोटा शहर है, डॉक्टरों की कमी पहले से ही रही है और ज़्यादातर डॉक्टर सोलो डॉक्टर हैं जो अपने छोटे हॉस्पिटल चलाते हैं। क्रिटिकल मरीज हमेशा ही अमरोहा से निकल के मुरादाबाद, मेरठ, दिल्ली इस तरह से जाते रहे हैं। जी, कोरोना के टाइम में काफ़ी दबाव था सरकारी सिस्टम पर भी और प्राइवेट सिस्टम पर भी। तो
सर ने बताया विम्स यूनिवर्सिटी और मुरादाबाद में तीर्थंकर यूनिवर्सिटी को चार्ज दिया गया कोरोना का। तो जो भी पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आता था यहाँ, उसको इन दोनों यूनिवर्सिटियों में शिफ्ट किया जाता था। हम लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर इस चीज़ को कोऑर्डिनेट किया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसकी डेथ यहाँ पे हो जाए। इस चीज़ को बढ़ाया। जो हमारे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में हमने सुविधाएं बढ़ाई, स्टाफ को और रिक्रूट किया, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, और उसी को लेके हम आज भी आगे बढ़ रहे हैं। इसी सवाल से जुड़ता हुआ दूसरा सवाल डॉक्टर देओल आपसे है। मुरादाबाद नज़दीक है, दिल्ली भी बहुत दूर नहीं है यहाँ से, मेरठ भी बहुत दूर नहीं है। क्या वो स्थिति अब भी है कि जब पहले लोग बीमार होते थे तो बड़े शहरों की तरफ भागते थे? अमरोहा में क्या स्थिति है? क्या अब यकीन करते हैं वो यहाँ की सुविधाओं पर, या अभी भी उनका रुख बड़े शहरों की तरफ होता है? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बदलाव इसमें नहीं आया है। हाँ, सुधार समय के साथ जरूर हो रहा है। अभी भी इतना अच्छा कोई हॉस्पिटल अमरोहा में नहीं है, जो टर्सरी केयर जिसको हम लोग कहते हैं, अभी अमरोहा में नहीं है। हाँ, यहाँ से मरीजों का बाहर जाना थोड़ा कम हुआ है। हम लोग भी इवन कोरोना काल में मैंने खुद कोई छुट्टी नहीं ली, पूरा कोरोना काल मैंने किया है, और काफ़ी क्रिटिकल केस हम लोगों ने अटेंड किए हैं। लेकिन अभी भी स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं बदली। हाँ, पहले के मुकाबले काफ़ी सुधार हो रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं 2 गज दूरी, मास्क जरूरी अब भी है, तब भी था, और यही सबको ध्यान रखना है। चूंकि अब बजट की मैं बात करूं तो स्वास्थ्य बजट में हेल्थ केयर के लिए 137% की बढ़ोतरी की गई है। और डॉक्टर सौभाग्य, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि कोरोना महामारी के बाद आप स्वास्थ्य सेवाओं में किस तरीके के बदलाव देखते हैं, या फिर आप कैसा बदलाव आगे आने वाले दिनों में देखना चाहेंगे? सबसे पहले तो स्वास्थ्य सेवाओं में जो बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए थी हर हॉस्पिटल्स में, मिनिमम इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटी, जैसे कोरोना के केसेस में RT-PCR और एंटीजन जो टेस्ट होते हैं वो हमारे केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल थे। अमरोहा में ये सुविधा नहीं थी। RT-PCR के लिए हम सैंपल्स नोएडा भेजते थे, एंटीजन टेस्ट यहीं हो जाते थे। लेकिन अभी कुछ लैब्स को ये सुविधा प्रदान कर दी गई है। पैथकाइंड लैब में अब RT-PCR टेस्ट होने लगे हैं, और आपके वेंकटेश में भी ये सुविधा मिल गई है। और इस जहाँ तक टर्शरी केयर का सवाल है, अभी यहाँ पे इतने मेडिकल कॉलेज या इतने अच्छे अस्पताल नहीं है। अमरोहा छोटा शहर है, लेकिन सेकेंडरी स्टेज पे हमारे यहाँ अमरोहा में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं, खासकर प्राइवेट में। और हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ये डायलिसिस, डिजिटल एक्सरे और इन्वेस्टिगेशन का भी, CT स्कैन की सुविधा नहीं है, लेकिन बाकी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी वेल इक्विप्ड हैं। अगर ये बजट बढ़ता है तो मैं सरकार से ये अपेक्षा करूंगा कि और सुविधाएं बढ़ाएं, खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। ज़्यादातर जो सुविधाएं दी जा रही है, अभी कोरोना वैक्सीनेशन में सारा फंड्स यूज़ हो रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन हेल्थ लाइन वर्कर्स का हो चुका है, और फ्रंट लाइन वर्कर्स सेकेंड स्टेज में चल रहा है। इसमें पुलिस है, प्रशासन, पंचायती राज, नगर पालिका के स्टाफ का वैक्सीनेशन चल रहा है हमारा। इससे हमारे प्रोटेक्शन मिलेगी, एंटीबॉडीज बढ़ेगी बॉडी में, तो कोरोना इन्फेक्शन और कम हो जाएंगे। एक सवाल यहाँ मैं जोड़ दूं। आपने कहा वेल इक्विप्ड है हॉस्पिटल। सरकारी अस्पतालों के लिए दावे तो किए जाते हैं कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो बेहतर इलाज होता है, लेकिन लोगों में वो यकीन पैदा नहीं होता। और लोग जो सक्षम लोग हैं, वो उनकी कोशिश होती है कि वो निजी अस्पतालों का रुख करें। कुछ एक बड़े अस्पताल को छोड़ दें, अगर सरकारी अस्पतालों को या कुछ शहरों की बात छोड़ दें, तो ये परसेप्शन बदलने की एक चुनौती आप बतौर मुख्य चिकित्सा अधिकारी देखते हैं अमरोहा में? जी, एक्चुअली ऐसा है कि हमारे सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि स्टाफ बहुत कम है। डॉक्टर्स जो हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में आना नहीं चाहते हैं। अच्छे डॉक्टर्स अपना प्राइवेट सेटअप ज़्यादा करना चाहते हैं। इस वजह से थोड़ा सा हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल लैग कर जाता है। अगर अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे डॉक्टर्स आएंगे गवर्नमेंट सर्विसेज में, तो हमारे गवर्नमेंट सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी, पेशेंट्स आना प्रेफर करेंगे। लेकिन कुछ डॉक्टर्स हमारे अच्छे भी हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जन्स इवन हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहे हैं। कैटरैक्ट के हमारे मैक्सिमम ऑपरेशंस हमारे आई सर्जन कर रहे हैं। यूपी में उनका फर्स्ट पोजीशन है। तो अच्छे डॉक्टर्स की कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा डेडिकेशन और रहे डॉक्टर्स का, जी, तो हमारी सुविधाएं और बढ़ जाएंगी।
बिल्कुल। डॉक्टर गिरीश, मैं जी राघवेंद्र जी एक चीज में ऐड करना, जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट देती है ना, अगर थोड़ा सा उसमें ये कंसीडर करे कि वो जिस स्पेशलिस्ट का डॉक्टर है उससे वही काम लिया जाए तो शायद बिल्कुल मैं भी एक्सपीरियंस बता सकता हूं। एक वहाँ मेरे लिए वहाँ करने को कुछ नहीं था, मेरे लिए वहाँ करने को कुछ नहीं था। मैंने 1-2 साल वहाँ बिताए, फिर मैंने डिसीजन लिया कि अपना या तो प्राइवेट हॉस्पिटल ही खोला जाए, क्योंकि जो मैं करना चाहता हूँ मैं यहाँ कर नहीं सकता। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत डॉक्टर्स ये नहीं है कि सबको बहुत ज़्यादा पैसा ही चाहिए, लेकिन थोड़ा उनको प्लेटफॉर्म अगर सही मिल जाए इनिशियली ही बिल्कुल। तो अच्छा रहता है। हाँ डॉक्टर गिरीश, इसी बात से जुड़ा मेरा अगला सवाल आपसे है। चूंकि हम वर्ल्ड क्लास हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि शायद हमारे यहाँ भी उतनी बेहतर सुविधाएं नहीं है जितना विदेशों में है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज ढूंढने के लिए हम अमेरिका चले जाते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो किस तरह, मुझे लगता है कोरोना ने हमें एक चीज़ सिखा दी है कि मंदिर मस्जिद हम बाद में बना लेंगे, पहले वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स होने चाहिए। देखिए, किसी भी देश के प्रोग्रेस के लिए हेल्थ एंड एजुकेशन दो बहुत जरूरी है। आप और चीजों पे बात कर सकते हैं, आप कोई भी परिवार ले लीजिए, वो परिवार तभी ऊपर उठ सकता है जब उसमें उसको हेल्थ के लिए अगर वो जागरूक है और उसमें एजुकेशन के लिए वो जागरूक है। अगर ये दोनों चीज आती हैं तो ही वो परिवार आगे बढ़ रहा है। ये बहुत जरूरी है हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। जहाँ तक इसकी बात है कि जो कुछ ही बीमारियां होती हैं जिनके लिए आपको विदेश भागना पड़ता है या देश में भी आपको टर्सरी सेंटर पे जाना पड़ता है। अगर लोग अपने आप में जागरूक हों तो एक छोटी जगह पे भी आपको स्पेशलिस्ट मिलते हैं, डॉक्टर मिलते हैं। गलती बस वही होती है कि वो चूज नहीं कर पाते समय से, कॉम्प्लिकेशन होते हैं। फिर कॉम्प्लिकेशन पे आप फिर एक छोटे शहर के डॉक्टर से जब आप जवाब करेंगे तो वो क्योंकि पढ़ा लिखा है, उसे पता है कि भाई अब आगे क्या क्या हो सकता है। तो जब वो उनको वो सारी चीजें बताएगा तो अगर आदमी सक्षम होता है तो ही कैन बी मूविंग टू अदर प्लेसेस, हायर प्लेसेस। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को हेल्थ के लिए जागरूक होना चाहिए। जागरूक और मैं होना इसमें बेहद एक पॉइंट आपके चैनल से ये भी कहना चाहूंगा कि हम लोग जो एजुकेशन हमारा सिस्टम है उसमें मेडिकल के बारे में लोगों को कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। एक आपका ग्रेजुएट जो पर्सन होता है वो भी अपनी छोटी छोटी समस्याएं घर में नहीं देख सकता है। एक फीवर के लिए घर पे डॉक्टर पे जाने से पहले उसे क्या करना है नहीं पता होता है। कोई टेम्परेचर तक नहीं लेना जानता है। वो बच्चे हों उनके खुद के हों कि भाई कोई भी दिक्कत हो रही है वो टेम्परेचर तक नहीं लेता, थर्मामीटर तक का यूज करना नहीं जानते हैं। तो एक अवेयरनेस की बहुत कमी है। मेरे हिसाब से ये बुनियादी जानकारी सभी को होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मेरे हिसाब से डॉक्टर तो बादल, मेरे आप भी हिसाब क्या से सुझाव देना एजुकेशन चाहेंगे? में चैप्टर होना चाहिए कि थोड़ा सा बेसिक बेसिक जानकारी बेसिक होना चाहिए। हर बंदे को होनी चाहिए। आप हेल्थ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं अपने लिए, आप पैसा कमाने के लिए लोगों को जो है बताएंगे, कैरियर बनाने के लिए बताएंगे कि ये सर्विस है, वो डॉक्टर बनना है, ये बनना है, ये बनना है, लेकिन अपने लिए आप अपने कुछ आप को नहीं सीख स्वस्थ रखने के पाते। लिए क्या करना है ये जानना बेहद कुछ जरूरी नहीं है। सीख बिल्कुल। डॉक्टर बादल को राघवेंद्र उससे जी। पूछ लेते हैं। डॉक्टर आपके क्या सुझाव हैं अमरोहा के संदर्भ में कि स्वास्थ्य सेवाएं और कैसे बेहतर हों, लोग और कैसे जुड़ें इस तरह आपसे कि उनका यकीन हो मरीजों का? क्योंकि बड़े शहरों की तरफ जो पलायन होता है या जब वो भागते हैं ठीक होने के लिए तो वो एक कहीं ना कहीं आपको भी अफसोस होता होगा कि हम अगर सेवाएं दे रहे हैं तो लोग आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि बुनियादी सुविधाओं का डेवलपमेंट छोटे शहरों में होना बड़ा ज़रूरी है। अब भविष्य में आने वाले डॉक्टर हॉस्पिटल भी थोड़ा अच्छा कर रहे हैं और जो पुराने हमारे डॉक्टर हैं वो भी सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। बेसिकली पहले पुराने समय में सुविधाएं बड़ी कम थी तो इसलिए लोग थोड़ा सा हायर सेंटर जाते थे। इस समय जो हॉस्पिटल नए खुल रहे हैं वो इक्विप्ड हैं, तो अब मुझे लगता है भविष्य में इसमें सुधार होगा जरूर। भविष्य में सुधार होगा, जी। उम्मीद है आपको। दूसरा क्या है कि लोग हेल्थ पे पैसा खर्च करना नहीं चाहते। लोग बाकी चीज़ों पे पैसा बहुत अच्छे से खर्च कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर की फीस और हॉस्पिटल में होने वाला थोड़ा सा खर्चा ही उन्हें बहुत लगता है।
तो एक ये बड़ा फैक्टर है, थोड़ा सा एजुकेशन की आवश्यकता है, लोग इसके बारे में एजुकेट हो। बिल्कुल डॉक्टर डॉक्टर जी। डॉक्टर देव, बेसिक जानकारी भी नहीं होती लोगों को, कहीं ना कहीं इससे अस्पतालों पे बोझ तो बढ़ता ही है, लेकिन होनी चाहिए। वो जो सुझाव डॉक्टर त्यागी दे रहे थे, सीएमओ साहब भी मंच पर हैं, सरकारी अस्पतालों के बारे में, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे और क्या उम्मीद करते हैं कि जो सीएमओ साहब की तरफ से अमरोहा में और किस तरह के प्रयास किए जाएं? मैं डॉक्टर त्यागी के हाँ में हाँ मिलाऊंगा। जागरूकता मेरे ख्याल से सबसे पहले आना चाहिए। जी जी। बड़ी छोटी सी बात बॉस ने कही कि टेम्परेचर नापना भी नहीं आता। मैंने तो कितने पेशेंट ऐसे देखता हूँ, टाइफाइड बुखार की दवाइयाँ खाते रहते हैं, इंजेक्शन लगवाते रहते हैं, जब हम उनका टेम्परेचर चार्ट बनाते हैं तो पता चलता बुखार ही नहीं उनको। इतना सबसे ज़्यादा है। दूसरा जो स्पेशलिटी वाली बात हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कही, डॉक्टर त्यागी ने, वो बहुत ज़रूरी है। जिस फील्ड का जो डॉक्टर है उसको वही काम मिले तो बेहतर, उसको मन भी लगता है उस काम में। मैं एक फिजिशियन हूँ, मुझसे पट्टी कराने लगेंगे तो अच्छे से मैं कर नहीं पाऊंगा। पट्टी कराने हड्डी वाले डॉक्टर से आप फिजिशियन काम कराएंगे नहीं कर पाएगा, लेकिन सरकारी में सब कुछ करना पड़ा। सीएमओ साहब शायद इससे इत्तेफाक रखेंगे। जागरूकता, थोड़ा सा जो स्पेशलिटी हमारी उसके हिसाब से हम लोग काम करें, अच्छा काम मिले, जागरूकता मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि मनुष्य जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। चूंकि कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का फंड पास किया गया है और हमने दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की भी शुरुआत कर दी है, लेकिन सर अभी भी कई ऐसे लोग हैं वैक्सीन को लेकर डरे हुए हैं, वैक्सीनेट नहीं होना चाह रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से बार बार ये साफ किया गया है, डीसीजीआई ने भी साफ कर दिया कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। और एम्स को लीड करने वाले डॉक्टर गुलेरिया ने भी डे 1 में वैक्सीन लगवाई थी और दिखाया कि मैं भाई पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ। लेकिन विश्वास लोगों को क्यों नहीं हो रहा? जागरूकता सर कैसे लाने की जरूरत है? देखिए, इसमें मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ प्रिया। सबसे बड़ी बात जो अभी इन्होंने बताया, अवेयरनेस की कमी। इवन हमारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हैं, जिन्हें मेडिकल साइंस का पता है, वो भी बच रहे हैं, वो बच रहे हैं। मेरे यहाँ भी वैक्सीनेशन हुआ और ये पूरे जिले का आंकड़ा ही आई थिंक 60-62% पाके 62% पाके सिमट गया। कुछ तो रीजंस हो सकते हैं, कुछ फीमेल्स की अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ और प्रेग्नेंट की हो सकती है, कुछ ऐसे जो बहुत ज़्यादा मल्टीपल डिजीज से सफ़र कर रहे हैं जो लोग, लेकिन उनका परसेंटेज इतना नहीं है कि वो 100 में से 60% ही लगवा पाएँ। तो इसके लिए एक बेटर कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट को भी इसके लिए एक जागरूकता अभियान, इसमें सिर्फ स्वास्थ्य विभाग या सरकार का रोल नहीं है, आम आदमी को भी, आम जनमानस, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, वो अपने यहाँ जागरूकता अभियान चलाकर इसको बताएं कि पूरी तरह सुरक्षित है। और ये सुनिश्चित करें, इसमें जो आप बजट की बात कर रही हैं, मैं इसमें ये भी चाहूँगा सरकार ये सुनिश्चित करे, क्योंकि ये वैसे ही बिल्कुल आर्थिक बहुत बुरे दौर से इस वैश्विक संकट में देश गुजर रहा है, कि हर आम आदमी, बीपीएल से लेके गरीब आदमी से लेके तक को वैक्सीन की उपलब्धता गवर्नमेंट द्वारा कराई जाए। मेरा ये चुनौती चाहूँगा। और जागरूकता अभियान, मैंने बताया ना कि सिर्फ सरकार की अकेले जिम्मेदारी नहीं है, आम जनमानस को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, ऑटोनोमस सेंटर्स को, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उन्हें भी आगे बढ़कर इसमें अवेयरनेस कैंपेन चलाना होगा। बिल्कुल। डॉक्टर गिरीश, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ किया था कि वैक्सीन पर भरोसा जताइए, दुनिया भर में लगभग 70% ऐसी वैक्सीन है जो भारत निर्मित है, मेड इन इंडिया है। लेकिन जब कोरोना वैक्सीन की बात आती है, लोग डरे हुए हैं, घबरा रहे हैं। किस तरीके से लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि आप आगे आइए भाई, ये जन भागीदारी का विषय है। यहाँ पर जब जन भागीदारी होगी तभी हम कोरोना को कंट्रोल कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं चाहूंगी एक और बात आप साथ कीजिए, चूंकि लोग सोच रहे कि अब वैक्सीन आ गई है, केसेस कम हो गए हैं और हम टॉप 15 देशों की लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं, लेकिन मास्क अभी भी जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी जरूरी है। देखिए, पता नहीं लोग वैक्सीन से डरते क्यों हैं। मैं अभी भी ये जानना चाहूँगा, हाउस में इतने लोग बैठे हैं, अगर वो पेरेंट हैं तो क्या उन्होंने अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाई है? वो अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने जा सकते हैं। जो उनके दिल के टुकड़े हैं वो अपने आप क्यों नहीं लगवा सकते? तो हो सकता है कुछ, खैर अभी अनमैरिड हो, वो ये समझते हो कि भाई कुछ नहीं है, वैक्सीन लगवाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब जैसे ही वो पेरेंट्स बनेंगे सबसे पहले वो भागेंगे, भाई बच्चे को वैक्सीन लगवाना, बीमारियों से बचाना है। तो वैक्सीन तो बीमारी से बचाने के लिए है। अब
पता नहीं क्यों लोग डर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं, आप वैक्सीन से डर रहे हो क्या, बीमारी से आपको डर नहीं लग रहा है? गिरीश, आपने जो बात कही हो, डॉक्टर राजू त्यागी जी जो बात कह रहे हैं, उस पर हम जवाब ले लेते हैं सीएमओ साहब से। वैक्सीनेशन का जो डर है कुछ लोगों में, या जो अफवाह के तौर पे लोग उसको देख रहे हैं, उसको कैसे दूर करेंगे? बतौर एक बड़ी जिम्मेदारी है जिले में आपकी, क्या कैसे जागरूक करेंगे लोगों को? जी जी। कोविड वैक्सीनेशन से 99% लोगों को माइनर सिम्टम्स हो सकते हैं, बुखार आ सकता है, दर्द हो सकता है, लेकिन वो 1-2 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। पैरासीटामोल की एक गोली ले लें। मैंने स्वयं भी वैक्सीन लगवाई है, तो मुझे भी हल्का सा फीवर एक दिन हल्का सा आया 99, उसके बाद ठीक हो गया दवा लेने से। तो ज़्यादातर लोगों में माइनर सिम्टम्स होते हैं, बहुत सीवियर नहीं होते हैं। अभी कम से कम हमारे यहाँ करीब 8,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, कोई डेथ रिपोर्टेड नहीं है, कोई सीरियस साइड इफेक्ट रिपोर्टेड नहीं है। लोगों के मन में एक भ्रांति है, एक डर का भाव है कि हम कहीं वैक्सीन लगाने से हमको बुखार आ जाएगा या दर्द हो जाएगा या कोई उल्टी होने लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता नहीं है। इवन डीएम एसपी साहब सबने, जितने रेवेन्यू स्टाफ सबने लगवाई, किसी को ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन लोगों में अभी भी हिच है अंदर, हम सामने आके आगे बढ़ के नहीं लगवा रहे हैं। 65% लोगों ने वैक्सीनेशन अभी तक करवाया हमारे यहाँ। उसके लिए है कि जागरूक हों सब लोग, कम्युनिकेट करें कि इससे ऐसा कोई नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती वैक्सीन से, और ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। और सेकेंड डोज के बाद एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं कोरोना वैक्सीन, कोरोना के खिलाफ। और मैं यहाँ पर एक और जानकारी लोगों को देना चाहूंगी, मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगी। भारत देश वैक्सीनेशन अभियान सबसे तेजी से चलाने वाला पहला देश बन चुका है। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ ही लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। और मुझे लगता है जोरदार तालियां उन सभी वैज्ञानिकों के लिए भी यहाँ पर बनती हैं जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाया है। राघवेंद्र जी, यकीनन आपने बड़ी अच्छी बात कही, और ये एक गर्व करने की बात तब और ज्यादा हो जाती है। डॉक्टर गिरीश कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वैक्सीन लगने से थोड़ा बहुत किसी को प्रॉब्लम हो भी रही है, बुखार आ रहा है, उल्टी हो रही है, क्या आप लोग वैसे बीमार नहीं होते हैं? अगर वैक्सीन से थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम हो भी रही है तो उससे आप डर क्यों रहे हैं? वैसे भी तो आप लोगों को बीमार होते ही रहते हैं, बुखार खांसी जुकाम होते रहते हैं, वैसे भी आप दवाई खाते ही। पैरासीटामोल कितने लोग कितनी बार अब तक खा चुके होंगे, तो 1-2 दिन और खा लेना है। तो इसमें कोई ऐसा डरने की बात नहीं है। यू शुड कम और वैक्सीन लगवाना चाहिए। और आप कोई भी टीका लगवाते तो मुझे लगता है छोटा मोटा बुखार आपको आता है, और पोलियो का टीका, तमाम चीजों के हम टीके बिल्कुल, बचपन में जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बीसीजी है, पोलियो का बीसीजी है, डीपीटी का लगाते हैं, हेपेटाइटिस का टीका लगवाते हैं। तो जो माइनर कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर साहब ने बताया वो रहते ही हैं, तो ये इनसे कोई नई चीज़ नहीं है। बाकी वैक्सीन बाकी टीकों की तरह पूरी तरह सुरक्षित है। तो सभी से इस मंच के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं भी गुजारिश करूंगा कि अपनी बारी आने पे सभी टीका जरूर लगवाएं। जो समय की अपनी बाध्यता है, और हम अब ओवर टू यू। थोड़ा सा एडिशन कर दूं। छोटा छोटा एक रिएक्शन मुझे लगता है बहुत छोटा सा एडिशन है। जी जी प्लीज। ये हमारे देश का बड़ा सौभाग्य है कि भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट हमारे देश में है, बिल्कुल, जो इतने सालों से इतनी अच्छी वैक्सीन बना रहे हैं सब बीमारियों की। आप आंख मूंद के उन पर भरोसा कर सकते हैं। सस्ती वैक्सीन है, वर्ल्ड क्लास वैक्सीन है, हमारे देश में बने। हम लोगों को गर्व होना चाहिए इन चीजों पर। दुख की बात है कि हर जगह राजनीति आ जाती है। राजनीति के चक्कर जो आप बता रहे हैं, ये खाली राजनीति है। ये मुराद आदमी हो गया, वो तो हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। मेरे ख्याल से हमारे जो 2 इंस्टीट्यूट है, भारत और सीरम, इन पर आप पूरा भरोसा, राजनीति नहीं होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए अपने वैज्ञानिकों का। डॉक्टर सौभाग्य, जल्दी से एक लाइन में। 2 तरह की वैक्सीन हमारे यहाँ अवेलेबल है। एक कोविशील्ड है जो एस्ट्राजेनेका कंपनी की है, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में बनी है। दूसरी कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक की है। तो दोनों वैक्सीन हमारे यहाँ अवेलेबल है, और भारत सरकार जो है वैक्सीन को एक्सपोर्ट भी कर रही है डिफरेंट कंट्रीज में, और ये पूरी तरह सेफ है। मैं सभी जनता, सभी से अपील करूंगा कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। डॉक्टर बादल, छोटा रिएक्शन सर। और अभी 2 और वैक्सीन ऐसी हैं जो पाइपलाइन में है, जल्द वो भी आ जाएंगी। 4 वैक्सीन हमारे देश में। लोगों को धन्यवाद देना चाहिए जिन वैज्ञानिकों ने इतनी फास्ट स्पीड से इतनी सेफ वैक्सीन बनाई है।
दूसरा, डॉक्टर्स को धन्यवाद देना चाहिए, मेडिकल कम्युनिटी को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने अपनी जान देके, आईएमए के लगभग 800 डॉक्टर अपनी जान दे चुके हैं, उनके बारे में किसी ने कोई चर्चा नहीं की है। बिल्कुल इसके लिए जोरदार थोड़ा सा तालियां ध्यान एक देना बार सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए।